हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए के ऊपर कि डीएनए कैसे बनता है। डीएनए की बहुत बहुत सारी चीज़ें जानेंगे आज हम लोग। और डीएनए के बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। डीएनए के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे कि डीएनए होता क्या है, इसके दस्तान क्या क्या है, इसकी कारतूत क्या क्या है। डीएनए के बारे में हम बताएंगे, ह्यूमन बॉडी में कैसे पाया जाता है, कैसे बनता है डीएनए। हम लोग पूरी फुल स्टडी करेंगे डीएनए के ऊपर। किसके ऊपर? डीएनए के ऊपर फुल स्टडी करेंगे डीएनए के ऊपर कि दरअसल डीएनए होता क्या है। लेकिन सबसे पहले इस साइंस अट्रैक्शन चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें। अब देखो बात करते हैं हम डीएनए की। किसकी बात करते हैं? डीएनए की। अब देखो डीएनए हमारी बॉडी के अंदर होता है जो कि अपने फादर से ऑफस्प्रिंग तक कैसे करेक्टर को पहुंचाया जाए, ये काम होता है डीएनए का। कि एक पिता से एक बच्चों में वो करेक्टर कैसे जाता है, वो सब कौन लेके जाता है? डीएनए। कि यार पिता की आंखें भूरी थी, हमारी आंखें भूरी कैसे हो गई, बाबा की आंखें भूरी थी, हमारी आंखें भूरी कैसे हो गई। ये सब जो करेक्टर यानी दैट करेक्टर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, सुनना, ये काम कौन करता है? डीएनए। अब को डीएनए हमारे बॉडी में इतनी छोटी चीज होती है, लोग सोचते हैं कि यार डीएनए इतनी छोटी चीज होती है, लेकिन यार ये इतना कैरेक्टर कैसे झेल पाता है। मतलब यार हमारे शरीर का जो फंक्शन होता है, हमारे शरीर के जो स्ट्रक्चर होते हैं, हमारे शरीर का मतलब हर कुछ यार टोटली सब कुछ डिपेंड करता है इस डीएनए के ऊपर। कि हम चलते कैसे हैं ये भी कंट्रोल करेगा कौन? डीएनए। हम बोलते कैसे, कौन कंट्रोल करेगा? डीएनए। हम खाते कैसे हैं ये कौन कंट्रोल करेगा? डीएनए। हमारा बिहेवियर कैसा है ये कौन कंट्रोल करेगा? डीएनए। हमारा जेनेटिक चीजें कैसी हैं कौन कंट्रोल करेगा? डीएनए। इसीलिए 1952 में, इसीलिए 1952 में हर्शे जी ने ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को भी कंट्रोल करता है। इसलिए 1952 में हर्शे और चेज जी ने, किसने? हर्शे एंड चेज, हर्शे चेज, टू साइंटिस्ट, इन्होंने बताया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। क्या बताया? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। क्या बताया? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। हर्शे और चेज ने बताया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। कब बताया? 1952 में बताया। अब हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में इतनी सारी चीजें। अब डीएनए बना कैसे है? अब देखो हम बात करते हैं किसकी? न्यूक्लिक एसिड की। किसकी बात करते हैं? न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। अब देखो किसकी बात करते हैं? न्यूक्लिक एसिड की। अब न्यूक्लिक एसिड तो दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। क्या? एक डीएनए और एक आरएनए। हमें जो स्टडी करना है और डीएनए के बारे में करना है। किसके बारे में? डीएनए के बारे में करना है। हमें आरएनए के बारे में पढ़ना है लेकिन अभी नहीं पढ़ना है। ठीक, हम थोड़ा सा बता दें। जो आरएनए होते हैं बच्चों, तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ आरएनए। एक होते हैं एम आरएनए, एक होते हैं टी आरएनए और एक होते हैं आर आरएनए। अब देखो जो हमारे एम आरएनए होते हैं, कौन? जो हमारे एम आरएनए होते हैं ये मैसेंजर का काम करते हैं बच्चों। किसका काम करते हैं? देखो एम से एम आरएनए, एम से मैसेंजर। तो एम वाले कैसे होंगे? मैसेंजर जैसा काम करेंगे। ये कैसा काम करते हैं? मैसेंजर। मैसेंजर का काम करते हैं। जो एम आरएनए बच्चों होते हैं ये कैसे काम करते हैं? मैसेंजर की तरह काम करते हैं। और जो टी आरएनए होते हैं, क्या? टी आरएनए होते हैं अडाप्टर मॉलिक्यूल होते हैं। कैसे? अडाप्टर मॉलिक्यूल होते हैं। ये कैसे होते हैं? अडाप्टर मॉलिक्यूल होते हैं। और जो हमारे आर आरएनए होते हैं ये स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं। ये हमारे स्ट्रक्चरल अडाप्टर होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल। कैसे हैं? स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल। अभी आरएनए थी, अब हम बात करते हैं डीएनए की। हमें पता है कि डीएनए जो होता है बच्चों, डीएनए एक पॉलीमरेज होता है। क्या होता है? पॉलीमरेज। डीएनए एक पॉलीमरेज। क्या है? पॉलीमरेज। अब देखो पॉलीमरेज क्या होता है? पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली मतलब मेनी, और मरेज मतलब एक चेन। समझा? अब देखो अब हमें पता अगर कोई पॉली चीज है, कोई बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो बच्चों ये पूरा एक मकान बना हुआ है। अब हम कहें कि मकान बना, तो मकान यार कोई छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना होगा।
भाई तभी तो पॉलीमर। अब हम कहें कि इसे एक सिंगल बंदा है तो मोनो में सिंगल है भाई, लेकिन अगर हम कहें कि भीड़ इकट्ठी है तो एक एक आदमी को जोड़ करके वो पूरी समाज बनी है। वो पूरी समाज कैसे बनी है? एक एक आदमी को जोड़ करके। तो हम भी अगर ये पॉलीमरेज बना होगा तो कोई ऐसी चीजों की जो छोटी छोटी चीजें पहले आपस में जुड़ी होंगी तभी इस पॉलीमरेज का निर्माण हुआ होगा, तभी पॉलीमरेज क्या हुआ? क्रिएट हुआ होगा। अब इस पॉलीमरेज को बनाने के लिए हमें पता है कि एक मोनोमर होता है। क्या होता है? मोनोमर होता है। क्या होता है बच्चों? मोनोमर होता है। अब जब बहुत मानो ये मोनोमर है, क्या है? एक मोनोमर। और जब ये एक मोनोमर जब मिल जाते हैं, यही मोनोमर ऐसे मिल जाते हैं, एक चेन बना लेते हैं। क्या? यही मोनोमर मिलके एक चेन बना लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमरेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पॉलीमरेज। और इसी मोनोमर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इसी पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब देखो, अब न्यूक्लियोटाइड जो हमारा होता है उसमें 3 चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? जो अब देखो बात करते हैं बच्चों हम न्यूक्लियोटाइड की। किसकी? न्यूक्लियोटाइड की। अब देखो ये हमारी न्यूक्लिक एसिड हो गई। अब देखो बच्चों, क्या अभी तक क्या पढ़ा है कि एक न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक 2 प्रकार के कौन कौन? डीएनए और आरएनए। अब आरएनए जो होता है हमारा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ये हमारे आरएनए होते हैं जो मैसेंजर का काम करता है, पीआरएनए होते हैं जो डॉटर मॉलिक्यूल का काम करता है, आरएनए होते हैं जो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का काम। अब हम जानते हैं कि डीएनए हमारा पॉलीमरेज होता है, बहुत सारे एटम मिलकर बना हुआ होता है और ये मोनोमर से बनता है। अब मोनोमर को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। किसकी? न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड हम बताएं कि 3 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो, पहला हम कहते हैं पेंटोज शुगर। क्या? पेंटोज शुगर। दूसरा हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। क्या? नाइट्रोजनस बेस। और तीसरा हम कहते हैं क्या? फास्फेट ग्रुप। क्या कहते हैं? फास्फेट ग्रुप। अब देखो, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप। देखो बच्चों, तुरंत याद करो, तुरंत बिल्कुल टाइम नहीं है कि घर पर सिर्फ कुछ नहीं करना, बस एक बार देखना रहता है कि अब न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं? पेंटोज शुगर, क्या? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप। 3 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप। अब देखो, अब हम कहें यार पेंटोज शुगर है तो पेंटोज शुगर आया कहां से? अगर हम बात करें कि ये पेंटोज शुगर है तो पेंटोज शुगर आया कहां से? अब देखो, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन के अंदर कि मेथ, एक कार्बन की संख्या हो तो उसे मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथ। 2 कार्बन की संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं? एफ कहते हैं। 3 कार्बन की संख्या हो तो उसे हम प्रोप कहते हैं। 4 कार्बन की संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं, और ब्यूट कहते हैं, सॉरी। अगर 5 कार्बन की संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। 6 कार्बन की संख्या हो तो उसमें क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। अब देखो, ये इतनी सारी चीजें थी इसकी। अब हम कहें कि जो पेंटोज होता है, क्या? जो पेंटोज शुगर होता है ये कार्बोहाइड्रेट है बच्चों की नहीं है? कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं? अगर ये कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप होते हैं। देखो, एक होता है मोनोसेक्राइड। क्या होता है? मोनोसेक्राइड। एक होता है ओलिगोसेक्राइड। क्या? ओलिगोसेक्राइड। अब होता है पॉलीसेक्राइड। क्या होता है? पॉलीसेक्राइड। अब देखो, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अब हम बात करते हैं मोनो। अगर कार्बन की संख्या इसके अंदर C3 और C7 के बीच की हो तो उसे कहते हैं मोनोसेक्राइड। अगर ओलिगोसेक्राइड किसे कहते हैं? जो कार्बन की संख्या C7 से C9 की हो तो उसे क्या कहते हैं? ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। और पॉलीसेक्राइड किसे कहते हैं? मोर देन 10 कार्बन। क्या? मोर देन 10 कार्बन। अब देखो, अब हमने बताया कि पेंटोज शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है और एक कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जब कार्बन की संख्या 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन के बीच की हो तो उसे मोनोसेक्राइड कहते हैं। ओलिगोसेक्राइड जब 7 से 9 हो तो उसे ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। पॉलीसेक्राइड जब मोर देन 10 कार्बन हो तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीसेक्राइड कहते हैं। अब देखो, अब हम बात करें C3 और C7। अब C3 और C7 के बीच में पेंटोज आया कि नहीं आया? पेंट आया कि नहीं आया? अब C7 आई पेंटोज शुगर। क्या बना? पेंटोज शुगर बना। अब C5 ये पेंटोज बना। अब यहीं पे बना क्या? पेंटोज। अब ये शुगर था तो क्या बना दिए? पेंटोज शुगर। अब देखो, नीट का सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। किसका? नीट यहां से क्वेश्चन पूछता है
कि आगे बताओ जो पेंटोस शुगर होते हैं वो मोनोसेक्राइड होते हैं, ओलिगोसेक्राइड होते हैं कि पॉलीसेक्राइड होते हैं? क्या पेंटोस शुगर जो होते हैं वो मोनोसेक्राइड होते हैं कि ओलिगोसेक्राइड की पॉलीसेक्राइड? हमें पता है कि भैया पेंटोस शुगर में 5 कार्बन होते हैं और 3 कार्बन से 7 कार्बन के लिए 5 आता है कि नहीं आता है? और अगर 5 आता है, अगर 5 आता है इन दोनों के बीच में, तो इसका मतलब कि ये कौन सा मोनोसेक्राइड है बच्चों की नहीं है? पहला क्वेश्चन नीट का है, ये मोनोसेक्राइड है कि नहीं है? समझ में आया बच्चों की नहीं है? अब ओलिगोसेक्राइड है, उससे पॉलीसेक्राइड बनते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं। अब देखो बच्चों, जो हमारा नाइट्रोजन बेस होता है ये 2 भागों में बांटा है। क्या जो नाइट्रोजनस बेस होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो, पहले होते हैं प्यूरिन और दूसरे होते हैं पिरिमिडिन। क्या? प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब देखो बच्चों, एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पिरिमिडिन। अगर हम प्यूरिन की बात करें, किसकी? तो प्यूरिन को भी फर्दर 2 भागों में बांटा गया। प्यूरिन को भी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, एडमिन और दो। इसको रेज करते हैं बच्चों, लिख लो, इसको लिखना हो फिर रेज करते रहे। ठीक, इसको रेज करते रहे। अब देखो, एक होता है एडमिन और एक होता है ग्वानिन। अब देखो, अब पिरिमिडिन में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है थायमिन और एक होता है साइटोसिन। एक थायमिन और एक साइटोसिन। अब देखो, एक होता है एडमिन, एक होता है ग्वानिन। ये कौन है? प्यूरिन है। और पिरिमिडिन क्या है? एक थायमिन और एक साइटोसिन। और एक और होता है बच्चों पिरिमिडिन, इसे आप लोग जान लीजिए, बहुत ही जरूरी है। इसे हम यूरेसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेसिल कहते हैं। अगर 3 प्रकार के पिरिमिडिन होते हैं, कौन कौन? थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये 3 प्रकार के पिरिमिडिन होते हैं। और प्यूरिन कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? एडमिन और ग्वानिन। अब देखो बच्चों, अब हमें एक बात बताओ, मान लो ये एक घर के हैं और ये एक घर के हैं। ठीक, ये प्यूरिन एक घर के हैं और ये एक घर के हैं। अब हम मान ले ये दोनों लड़के हैं, एडमिन भी लड़का है और ग्वानिन भी लड़का है। इसको हम मान ले थायमिन भी लड़का है और साइटोसिन भी लड़का है। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है भैया? हमारा मानने में कुछ जाता है? मान लो हम गए कि जो प्यूरिन है 2 लड़के थे, हम गए जो पिरिमिडिन थे इनके भी 2 बच्चियां थी। अब ये बताओ, अगर हम शादी कराएं तो भैया शादी कराएंगे तो एक तो थायमिन, इसका अगर हम कहें कि एक तो इसके साथ करेगा एक इसके साथ करेगा, शादी करेगा कि नहीं करेगा? अब भाई आपस में लड़के लड़के तो कर नहीं लेंगे, आपस में लड़कियां लड़कियां तो कर नहीं लेंगी। समझना? एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जैसे गे हुए, लेस्बियन हुई, ये करते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन है एक प्रकार का। लेकिन हम जैसे देखा जाए नॉर्मल लाइफ में, देखा जाए बच्चों, नॉर्मल लाइफ की अगर हम बात करें तो नॉर्मल लाइफ की बात करें तो एडमिन हमेशा, मान लो ये बच्चा था, ये बच्चियां थी। क्या? ये बच्चा था, ये बच्ची थी। अब भाई बच्चे के साथ बच्ची तो रहेगी। देखो भाई, अपोजिट चीजों को ये दुनिया करेक्ट करती है। भाई अपोजिट चीजों को दुनिया पसंद करती है, हर इंसान अपोजिट चीजों को ढूंढता है। तो भाई अब ये मान लो ये दूसरी चीज है, अब ये हमेशा इसके साथ रहेगा। किसके साथ? अब इसके साथ। अब भैया बताओ, अगर शादी कर ली जाए, अगर शादी कर ली जाए और वाइफ, मान मेरी शादी हो गई और वाइफ आई, क्या? अगर मेरी शादी हो गई और वाइफ आई तो भैया ये मेरे साथ तो बॉन्ड बनाएगी, किसी और के साथ बॉन्ड बनाने लगी, मेरे साथ ही बॉन्ड बनाएगी, चाहे जिसे बनाएगी। तो ये हमेशा एडमिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है। बच्चों समझना है कि नहीं? एडमिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? एडमिन बनाएगा हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है। एडमिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? थायमिन। और ये बच्चों डबल बॉन्ड बनाते हैं, एक इसका और एक इसका डबल बॉन्ड शेयर करते हैं। किसका? डबल बॉन्ड। आप देखो भैया, वो कहती, ये कहता है कि भैया कुछ हमें दो तो हम तुम्हें देंगे, ये कहती कुछ तुम हमें दो, तो एक बॉन्ड ये दे दिए, एक बॉन्ड वो दे दिए, इसीलिए इसका नाम डबल बॉन्ड पड़ गया। सुनो, तो एडमिन और थायमिन के बीच में बॉन्ड कैसा होता है? डबल बॉन्ड होता है। अब अगर भैया हम बात करें थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन की बात करें, इसकी, तो अब भाई इसकी शादी फिक्स हो गई तो एक ही तो बच्चा, अगर एक बच्चा तो इसकी शादी इसके साथ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर ग्वानिन की शादी साइटोसिन के साथ हो गई, किसकी? तब ये क्या कहते हैं भैया, तुम हमें दो तो मैं तुम्हें एक दूंगा। कहते तुम हमें दो तो हम तुम्हें एक देंगे। मतलब जैसे भाई तुम थोड़ा झाड़ू कर लो और पोछा मार दो तो हम बर्तन धुल लेंगे। मतलब तुम 2 काम करो तो हम 1 काम करेंगे। अगर ये 2 काम करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्वानिन और साइटोसिन, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है बच्चों? कंफ्यूज मत होना यार। एडमिन हमेशा थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ कैसा बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इतना चीज समझना है। अब इन बॉन्ड को अगर क्वेश्चन पूछा जाए, भाई कभी पूछ लिया जाए
कि इन बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं, बॉन्ड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। इतना चीज बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। इतना चीज समझ में आ गया होगा हमें लगता है। ठीक, अब हम बात करते हैं, अब देखो, अब हम लोग बताया कि न्यूक्लियो, अब देखो एक बार रिवीजन मारते हैं थोड़ा सा। अब न्यूक्लियोटाइड हम बताया, न्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार के होते हैं, पेंटोज शुगर होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं और फास्फेट ग्रुप होते हैं। अब जो पेंटोज शुगर होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड होते हैं। तो कार्बन संख्या 3 से 7 की बेस की उन्हें मोनोसैकेराइड कहते हैं। और अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और प्रिमिडीन होते हैं। प्यूरिन 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। और प्रिमिडीन जो होते हैं बच्चों वो 3 प्रकार के होते हैं, थायमिन होते हैं, साइटोसिन होते हैं और यूरेसिल होते हैं। अब एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे पूरी दुनिया हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानती है। इतनी चीज बच्चों समझ में आ गया होगा हमें उम्मीद है। अब देखो, अब हम बात करते हैं, अब हम बनाते हैं पेंटोज शुगर को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? अब मान लो ये हमारा पेंटोज शुगर है। क्या? ये हमारा पेंटोज शुगर है। अब देखो, अब यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट होगा, मान लो यहाँ पे दूसरा कार्बन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा और यहाँ पे 5वां कार्बन प्रेजेंट होता है, CH2OH। इतनी चीज समझ आई? अब देखो, अब यहाँ पे OH लगा देते हैं नीचे, यहाँ पे OH रहता है नीचे, ठीक, यहाँ के ऊपर OH रहता है नीचे, ठीक। अब देखो, अब अगर हम देखो, अब हमें लगाना है इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस लगाना है, फास्फेट ग्रुप लगाना है। अब देखो, अब अगर इस OH को हम हटाते हैं, क्या इस कार्बन के OH को पहले कार्बन, अब देखो इसका अगर नॉमेनक्लेचर करें, अब देखो इसका अगर नाम दें तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। 5 कार्बन पेंटोज शुगर में होते हैं, अरे 5वां कार्बन। अब अगर इस OH को हटा के यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजनस बेस जोड़ दें, क्या ये पहले कार्बन के OH को हटाकर और हम नाइट्रोजन बेस कहाँ जोड़ते हैं? अब क्वेश्चन नीट में पूछ सकता है या इंटरमीडिएट में पूछ सकता है, किसी कंपटीशन में पूछ सकता है कि अगर हम कार्बन के किस कार्बन के OH को हटाएंगे तो नाइट्रोजन बेस वहां पे ऐड करेंगे, तो पहले वाले कार्बन पे हम OH हटाएंगे, वहां पे क्या लगाएंगे? नाइट्रोजनस बेस लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? नाइट्रोजनस बेस लगाएंगे यार। अब देखो, अब नाइट्रोजनस बेस को अब हम कहते हैं नाइट्रोजन बेस में जाओ, हम नाइट्रोजन बेस नहीं लगाते, हम प्यूरिन लगाते हैं। क्या? हम कहते हैं जाओ भैया, हम नाइट्रोजन बेस नहीं लगाएंगे, हम थायमिन लगाएंगे, हम ग्वानिन लगाएंगे। क्या कर लोगे मेरा तुम? हैं? क्या बोले तुम मेरा? क्या कर लोगे? हम थायमिन लगाएंगे, जाओ जो करना हो जो कर लो, हम ग्वानिन लगाएंगे यहाँ पे। अरे भैया तो पगलावा, ये बताओ, अब भैया चाहे थायमिन लगाओ, चाहे साइटोसिन लगाओ, चाहे ग्वानिन लगाओ, चाहे एडेनिन लगाओ, बात एक ही तो है, ये नाइट्रोजन बेस ही तो हुई भैया। उनके टाइप होते हैं। अब चाहे हम थायमिन लगाएं, चाहे हम यहाँ ग्वानिन लगाएं, चाहे हम यहाँ एडेनिन लगाएं, चाहे हम यहाँ साइटोसिन लगाएं, चाहे हम यहाँ कहेंगे जाओ हम कुछ नहीं लगाएंगे, हम प्यूरिन और प्रिमिडिन लगाएंगे, जाओ जो करना कर लो मेरा। कह रहे हैं हम ये कुछ नहीं लगाएंगे, हम प्यूरिन और प्रिमिडिन लगाएंगे। अरे भैया हमारे आदमी, ये बताओ प्यूरिन क्या है? चाहे प्यूरिन लगाओ, चाहे प्रिमिडिन लगाओ, चाहे नाइट्रोजन बेस लगाओ, बात यार घूम घुमा के फिर के सब पारिवारिक सदस्य के ही तुम हैं, पूरे सदस्य क्या एक ही परिवार है। समझ आया कि नहीं? अब यहाँ पहले वाले कार्बन को भैया OH को हटा करके पहले कार्बन पर क्या जोड़ देते हैं? नाइट्रोजनस बेस जोड़ देते हैं। इतना चीज समझ में आया भैया कि नहीं आया? यहाँ क्या जोड़ देते हैं? नाइट्रोजनस बेस जोड़ देते हैं। अब हम कहते हैं भैया, अब दूसरे कार्बन के, अब ये क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड है कि नहीं है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब अगर भैया देखो, अगर हम कार्बन के दूसरे कार्बन पर, क्या दूसरे कार्बन के वो को गायब कर देते हैं, इसको दूसरे कार्बन के ऑक्सीजन को गायब कर देते हैं, तो डी मतलब क्या होता है? निकलना, गायब करना, और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सी भाई, डी ऑक्सी। तो इसीलिए अगर हम कार्बन के क्या डी ऑक्सी, अब देखो अगर हम कार्बन के दूसरे कार्बन के वो को अगर हम गायब करते हैं तो उसका नाम पड़ता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। हमारा क्या बन गया? डीएनए। हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा यार कि डीएनए कैसे बना। अगर हम दूसरे नंबर के कार्बन को अगर हटा दें तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। भैया बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब यहाँ पे हम लोग फास्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? फास्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं। अब देखो, अब इसके साथ वाटर बनाता है, बॉन्ड बनाता है, वाटर को निकालता है, तोड़ देता है, इसके साथ एक बॉन्ड बन जाता है। जिस जो बॉन्ड इनके बीच में बनती है उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं।
अब देखो बच्चों, अब हम थोड़ा सा डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अब देखो, अब एक पेंटोस सुगर यहाँ जोड़ो, एक पेंटोस सुगर यहाँ जोड़ो, इससे बॉन्ड बनाएगा, फिर एक पेंटोस सुगर जोड़ो, मान लो ये पेंटोस सुगर फिर इधर बॉन्ड बनाएगा, इधर नाइट्रोजन बेस, तो इसका कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता चला जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर इसका होता चला जाएगा। अब आज हम बात करने वाले हैं इसी स्ट्रक्चर की कि थोड़ा ये स्ट्रक्चर होता क्या है। यहाँ तुम लोगों को हमें लगता होगा समझ में आ गया होगा, किस कार्बन की संख्या को, कौन से कार्बन के OH को हटाते हैं नाइट्रोजन पे लगाते हैं, भैया बताओ, कौन से कार्बन को हटाते हैं नाइट्रोजन पे लगाते हैं? बहुत सही, गुड आंसर। पहले सुनना, और डीऑक्सी अगर हम डीएनए बनाना होता है तो कौन से कार्बन के वो को हटाते हैं? भैया हाँ, बहुत सही, वेरी गुड। इतना चीज सुनना है कि नहीं यार? दूसरी वाले कार्बन के OH को हम वो हटाते हैं, कार्बोक्सिल मिलते हैं। इतना चीज सुनना है कि नहीं यार? अब अगर हम बात करें डीएनए की, थोड़ा सा डीएनए के बारे में, किसके बारे में? डीएनए के बारे में, थोड़ा सा हम डीएनए के बारे में बात करें। सुनना है बच्चों? तो अच्छा नहीं बना है लेकिन फिलहाल बना। अब देखो, अगर हम डीएनए के बारे में बात करें, देखो भैया डीएनए, तो ये एक पिच है, क्या है? पिच। अगर हम इसके लेंथ की बात करें, इन दोनों के बीच की लेंथ की बात करें, समझा बच्चों की नहीं आया यार? पहले वाला बोले तो नहीं हो यार तुम लोग, हैं? अब देखो, एक देखो 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 अच्छे से समझो। अब ये मान लो ये मेरा सिर्फ पेंटोस शुगर है, जो यार एक मिनट है, इधर लो। अब मान लो ये हम बनाए थे, ठीक, ऐसे बनाए थे, हैं? यहाँ पे वो गाय पर TH लगाए थे, यहाँ OH लगाए थे, यहाँ अब देखो यार, मान लो ये मेरा सब है, अब एक में नाइट्रोजन लिए, एक में फास्फोरेट लिए। अब नाइट्रोजन ले लो पहले कार्बन पर, तो इस पे क्या है? फास्फोरेट ले लो, और उसको एक टार को काट दिया, ऑक्सीजन में। अब पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन सब की तरह बेचे लो, फास्फोरेट को ले लो, फास्फोरेट, नाइट्रोजन ले लो, फास्फोरेट, नाइट्रोजन ले लो, फास्फोरेट ले लो, नाइट्रोजन ले लो, फास्फोरेट, और एक पेड़ को काट दिया, ऑक्सीजन गया। समझ में आ गया यार कि नहीं आ गया? ये अब देखो, अब हम बात करते हैं डीएनए। नहीं बना, फिर से बोलो। चलो जैसा बना ठीक बना, इतना जैसा समझ आ गया नहीं? अब एक पिच के डीएनए को हम लोग बोलते हैं एक पिच, ठीक। ये दो न्यूक्लियोटाइड के डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। पिच क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। अब देखो, इसकी जो लेंथ होती है, क्या जो लेंथ होती है, नोट कर लो बच्चा सब लोग, इसकी जो लेंथ होती है बच्चों, वो होती है 3.4 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम। इतना समझ में आया? इनके बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है और 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। अब देखो, अब अगर बात की जाए कि इनके और इनके बीच की दूरी, ये दो जो, अब डीएनए जा डबल स्ट्रैंडेड, भैया सबसे पहले वाटसन और क्रिक जी ने बताया था कि डीएनए जा डबल स्टैंडर्ड। सुनना है कि नहीं आया आपको? डबल स्टैंडर्ड मॉडल दिया था किसने? वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था भैया? वाटसन और क्रिक ने दिया था। क्या दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। अब उन्होंने बताया कि एक स्टैंडर्ड ये है, एक स्टैंडर्ड ये, और जो यहाँ पे 5 प्राइम पाया जाता है, यहाँ पे 3 प्राइम, इतना जिसमें यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम, ठीक। इसके बारे में बाद में अगला वीडियो बनाएंगे तो बाद में बताएंगे कि ये कैसे होता है, मैंने इतना छोटा सा सीख लो, ठीक। आप देखो, अब इनके और इनके बीच की दूरी कितनी होती है? क्या एक स्टैंड और इस स्टैंड के बीच की दूरी होती है 2 नैनोमीटर। कितनी होती है? 2 नैनोमीटर होती है। इनके उनके बीच की दूरी 2 नैनोमीटर होती है। एक पिच की लंबाई 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम होती है। आप देखो, अब इनके बीच में कितने नंबर ऑफ बेस पेयर पाए जाते हैं? अब देखो क्या, इनके बीच में नंबर ऑफ बेस पेयर 10 होते हैं, 10 बेस पेयर। कितने बेस पेयर? सुनना भैया, अगर ये पेयर है, अगर ये जोड़े में है, कमान है, देखो अगर ये जोड़े में है, किसमें है? जोड़े में। अगर ये जोड़े में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 इधर होंगे और 10 इधर होंगे। कितने बेस होंगे? 20 बेस होंगे। होंगे कि नहीं होंगे ये बताओ? अगर ये 10 बेस है, 10 पेयर है, तो ये कितने होंगे? तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस होते हैं? 20 बेस होते हैं। अब अगर क्वेश्चन आता है कि इन दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, इनका लेंथ कितना होता है भैया? इनका लेंथ कितना होता है? इनके दो बिंदुओं के बीच में इनकी लेंथ कितनी होती है? तो भैया इनकी लेंथ 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है।
कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है भाई, बोलना मत। इनके दो बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 10 बेस पेयर पाए जाते हैं, 20 बेस पाए जाते हैं, और एक पीस की जो लंबाई होती है 3.4 नैनोमीटर होता है और 34 एंगस्ट्रॉन होता है। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं है? अब देखो, अब ये जो बॉन्ड बनाते हैं ये दो, इनको हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। किसको? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। इतनी चीज समझ में आई भैया कि नहीं है? अच्छा, समझ में आई कि नहीं आई यार? ये 2 नैनोमीटर 10 बेस पेयर पे ये इतनी सारी चीजें इनके बीच में पाई जाती है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? आपको हमें उम्मीद है यार कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। और यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा यार, और कमेंट कीजिएगा। और ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से मिलेंगे। थैंक यू।